हेलो एंड वेलकम ऑल। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे जैसे आप सभी जुड़ते जाएंगे अपना एक प्रेजेंस शो करते जाएंगे। आज हमारी एमसीक्यू की क्लास है। जो भी जुड़ते जाएंगे वो अपना प्रेजेंस ज़रूर शो करते जाएंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा। रोहित जी वेरी गुड इवनिंग, पूजा जी, पूजा रानी जी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रोहित जी बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं। अंजलि जी भी आ जाती हैं टाइम पर। वेरी गुड इवनिंग अंजलि जी, अच्छा है। पूजा यादव जी, पूजा रानी जी भी टाइम पर आ गई हैं। नाइस, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग टाइम से आ जाते हैं। और ये शुरू के 2-3 मिनट होते हैं कि थोड़ी सी मैं आप लोगों से आप लोग का हालचाल ले लेती हूँ। आप लोग सब कैसे हैं बताइए, और किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है आप लोगों को वो भी बताइए मुझे, जिससे कि हम उसके लिए जो जो आपको दिक्कत, जैसे पर्सनली आप बता सकते हैं मुझे कि आपको किस प्रॉपर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें दिक्कत होगी, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी, जैसे हमारी मीटिंग्स होती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर को बता सकते हैं हम, और टीचर से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप वो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना वो हम आगे बता सकते हैं। और आपको मुझसे भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, किसी टॉपिक पे आपको समझना है, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, पेपर 2 साइंस के लिए मैंने आपको बताया था, चंद्रशेखर सर जो मैथ्स की क्लास ले रहे हैं वो साइंस का भी करा रहे हैं, उनको मैंने बताया था। सर से बात हुई थी तो वो साइंस का भी पेपर 2 का करा रहे हैं। उनकी टाइमिंग मॉर्निंग की है, ठीक है। हाँ प्रतीक्षा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और फातिमा जी गुड इवनिंग। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए हम लोग लाइव तो जुड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है कि डायरेक्टली क्लास में अगर हम होते हैं तो बहुत सारी डिस्कशन हो पाती है, बट यहाँ पे भी आप लोगों के पास ऑप्शन तो है ना, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। लिख करके आप शेयर करिए कि आपको पर्टिकुलर और किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। किसी सब्जेक्ट का कोई पार्ट अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि भाई इस सब्जेक्ट में इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप डिस्कस करिए। ओके, मैथ्स चल रहा है उसमें। साइंस के लिए लेकिन एमसीक्यूज सर ने कहा था कि हम कराएंगे, अब साइंस के एमसीक्यूज वगैरह करानेंगे। ठीक है, आज हमारी मीटिंग भी है तो मैं इस बारे में एक बार बात करूंगी, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आज हमारी मीटिंग है। तो मैं एक बार डिस्कस करूंगी, हम टीचर्स आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। हाँ, साइंस संस्कृत की देखिए पहले क्लास होती थी, आप जो पिछले प्लेलिस्ट में संस्कृत की क्लास होगी उसको देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम आ रहे थे तो इसलिए उस क्लास को बंद किया गया। तो पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं उसको भी देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। पूजा जी गुड इवनिंग। तो हमारे पास जो है पूजा, 3 पूजा हैं, पूजा कश्यप है, पूजा रानी है ना, और पूजा यादव भी हैं। ओके, बेसिकली जो हमारा फोकस है वो सीटेट पे ही है। एचटेट के मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, बट सीटेट पे ही हमारा फोकस ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं, उसके लिए भी आज डिस्कस करते हैं हम कि क्या हो सकता है। क्योंकि बेसिकली हमारी जो क्लास है वो सीटेट के लिए ही मेनली हो रही है। सारे जो भी मैंने मैटर्स लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं, वो पूरे सीटेट के बेस पर ही हैं। ओके, देखते हैं क्या हो सकता है। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? देखिए थोड़ा आप वॉल्यूम आप लोग भी सही करके रखिए। मेरी तो बिल्कुल फुल है यहाँ से वॉल्यूम, चेक कर लिया है मैंने। कभी कभी होता है कि माइक हट जाती है। ठीक है, तो देखिए अब 6-5 तो हो गए हैं। और सीटेट की जो हमारी क्लास है इसमें हमारा आप देख ही चुके हैं सब।
जो रेगुलर मेंबर्स हैं वही हैं और क्लासेस हो रही हैं कंटिन्यू। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, इनकी टाइमिंग आप देख सकते हैं। कि कम आ रही है आवाज़, थोड़ी ज़ोर से बोलती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, माइक है थोड़ा बहुत कभी कभी हट जाती है जगह से। अब मैंने पकड़ रखा है माइक को ही, एक हाथ से मैंने माइक को पकड़ रखा है, अब हटने नहीं दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस। और बच्चे जब ज़्यादा आते हैं ना तो जोश बढ़ जाता है, और बच्चे आजकल पता नहीं क्या हो गया कि कम हो जा रहे हैं। क्यों भाई, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग कम क्यों हो जा रहे हैं? पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए। और देखिए एमसीक्यू जब हम नहीं करा रहे थे तो आप हमेशा बोलते थे कि एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए। और जब अब हमारी इतनी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं तो उस हिसाब से बच्चे कम आ रहे हैं। देखिए अभी तक सिर्फ 12 ही लोग जो है इसमें शो हो रहे हैं मुझे, जो मेरे साथ चैटिंग कर रहे हैं। तो इतने कम अगर लोग आएंगे तो किस तरह से क्लास होगी आप बताइए। तो आपको रेगुलर आना है। और कई लोग आते हैं, 4 दिन आते हैं, फिर पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं। फिर वो कुछ चीज़ों के बारे में पूछते हैं जो पढ़ाई जा चुकी हैं, है ना। तो पढ़ाई जो जा चुकी है उसको दोबारा से फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। कुछ रिवीजन क्लासेस भी इसलिए रखी गई थी। कई लोगों की शिकायत थी कि पिछली क्लासेस हमको नहीं पता है, बट रिवीजन क्लासेस जब चलने लगी तो बच्चे और कम आने लगे। तो मैंने फिर से एमसीक्यू स्टार्ट किया। और हाँ, मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोग की, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब तक कि मुझे लग रहा है कि उसमें उस बारे में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। वो सारा मैथमेटिक्स और रिलेटेड टू मैप, इंडियन जो हमारा मैप का सब कुछ है वो पूरा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको उस दिन मैं समझा दूंगी। तो उस दिन की क्लास तो हर हाल में अटेंड करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए हमारा जो सिलेबस है ये एवरीडे में दिखा देती हूँ, इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते थे, प्रॉब्लम आती थी लोगों को। इसको देख लीजिए कि भाई ये थीम्स पे हमारा डिवाइड है और इसके 4 सब थीम्स हैं। फर्स्ट जो हमारा मेन थीम है उसके 4 सब थीम्स हैं। ये अभी आप लोग को रट गया होगा। और हमारा नंबर इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ये भी मैं एवरीडे आप लोगों के लिए एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, प्लांट वाला तो मैंने 5 आई थिंक, हाँ 5 पार्ट्स में बनाया हुआ है ऑलरेडी। आपने देखा नहीं है पिछले वीडियोस? प्लांट के मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं। एनिमल्स के वैसे ही है, 4 या 5 पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे ट्रेवल का आप लोगों ने पढ़ा, ऐसे मैंने सब डिवाइड कर करके और 4 4 5 5 पार्ट में मेरे बने हुए हैं वीडियो। वो सब देखिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन में लेती हूँ तो आप लोग आते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे आते हैं रिवीजन में। बताइए किस तरह से क्लास होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पिछली जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, उसमें पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से एक एक के पिक्चर्स के साथ साथ डिस्क्राइब किया। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है मैंने। ठीक है, तो पिछली क्लास ज़रूर आप देखेंगे। ठीक है, और अगर रिवीजन के लिए हमारे पास और टाइम बचता है तो फिर मैं एक बार प्लांट का पूरा एक बार कोशिश करूंगी कि फास्ट रिवीजन में एक बार आप लोगों को करवा दूं। ठीक है, हाँ जी, पुराना देखिए और एक बार मैं अगर देखती हूँ। अगर आप लोग प्रॉपर आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है कुछ भी चीज़ में। आप लोग आते नहीं हैं, ये दिक्कत होती है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों की नदी किसे कहा जाता है? वॉट इज द रिवर ऑफ द डेड? मृतकों की नदी किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शंस हैं श्योक नदी, नुब्रा नदी, सिंधु और तिस्ता। फटाफट आंसर करते जाइए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नॉट सी, दैट इज ए, श्योक नदी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अंजलि जी ने सही बताया है।
और प्रतीक्षा जी ने भी सही बताया है, वेरी गुड। और राइट आंसर जो है वो ए है। देखिए आंसर देखने के बाद जो है उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो पहले आंसर करिए, है ना। टाइम बाउंडेशन आप लोगों के पास है और क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण किसके नाम से चल रहा है? इन हुज नेम इज द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल सोलार मिशन गोइंग ऑन? किसके नाम से चल रहा है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? बहुत इजी है, कई बार इसका जिक्र भी होता है न्यूज़ में। राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण किसके नाम से चल रहा है? सेकंड का आंसर करिए। ज्योति जी गुड इवनिंग। बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, मतलब एकदम ढीली ढाली क्लास रहेगी, आप लोग आंसर भी नहीं करेंगे, क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप गलत आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, उस फेर में मत रहिए, आप आंसर करिए। जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर, इसका ए आंसर होगा। बट अंजलि जी, रोहित जी, ज्योति जी और प्रतीक्षा जी, देखिए इन लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी लोगों को आंसर नहीं करना है क्या? बाकी लोगों को भी करना है आंसर, सबको आंसर करना है। गलत आंसर होगा तो उसको आप सही करिए ना, यहाँ पे हम सही करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर गलती हो रही है उसको हमको सुधारना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन का जो पहला चरण है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, सभी आप जानते हैं, तो उनके नाम से ही ये स्टार्ट हुआ था जो सोलार मिशन जो था, और फिर इसलिए उसी नाम से चला आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते थे। देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव एरियाज इन द कंट्री? गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उड़ीसा तट? बहुत इजी है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इसके आप क्वेश्चन में ही देखेंगे तो आंसर छुपा हुआ है, फटाफट आंसर करिए। देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? आंसर तो आ रहे हैं, वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन। देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है वो ए है। देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति, कच्छ जो है वो एक मैनग्रोव ट्रीज आपने सुना होगा, मैनग्रोव के ट्रीज लगे रहते हैं, उसकी जो जड़ें रहती हैं वो पानी में रहती हैं और बड़ी बड़ी जड़ें रहती हैं मैनग्रोव का। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था प्लांट वाले टॉपिक में। तो उसमें सबसे अधिक वनस्पति क्षेत्र जो है वो कहाँ आपको मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। गुजरात का कच्छ इलाका आपने सुना ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर इसमें छिपा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हरेला पर्व मनाया जाता है, हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इन उत्तराखंड, इन राजस्थान, इन हिमाचल प्रदेश और इन छत्तीसगढ़? जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको तो आंसर पता ही रहता है,
स्टेट वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो स्टेट वाइज जो लोग वहाँ के हैं उनको मालूम रहता है। हरेला फेस्टिवल। ए डी आ रहे हैं ज़्यादा आंसर। ए और डी में कंफ्यूजन है, ओके। राइट आंसर जो है वो आपका ए है, ठीक है, पर कई लोगों ने डी भी आंसर किया है। डी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है और वहाँ का ये राजकीय पर्व है। मतलब राज्य स्तर पे जो पर्व मनाए जाते हैं ना, कई राज्यों में जो पर्व खास होता है, ये राजकीय उनका पर्व है। तो उत्तराखंड में ये फेमस है हरेला, ठीक है। आप लोगों को आंसर काटने की भी ज़रूरत नहीं है, छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने आंसर अगर गलत भी किया है तो कोई बात नहीं है। कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि मैं जब आप लोगों के क्वेश्चन खोजती हूँ मैं खुद सॉल्व करती हूँ, और कई बार मुझसे भी गलती होती है। हर क्वेश्चन का आंसर, इतने हजारों में क्वेश्चंस हैं, हमको हर किसी का आंसर पता हो ज़रूरी नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए अगर आप शर्मिंदगी फील करेंगे कि हमारे आंसर गलत हो रहे हैं, सबने देख लिया, तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ याद नहीं रहता। सिर्फ आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो आपको करके दिखाना है, ठीक है। आप अपनी गलती को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, गलती को हमको सुधारने से फ़ायदा है। तो आप जो कई बार होता है कि आपने गलत आंसर किया, उसको फिर आप कट कर देते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, साथ में आपको मैंने कहा है नोट्स बनाते जाइए, है ना। एक फेस्टिवल का अलग से बना लीजिए, वहाँ पे जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो फेस्टिवल वाले में आप नोट डाउन करिए कि हाँ भाई हरेला जो है दैट इज़ उत्तराखंड, इस टाइप से आप नोट डाउन करके रखिए, अलग अलग चार्ट बना के रखिए। ये सब करेंगे तब जाके आगे आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर पॉल्यूटेंट? 20%, 30%, 40% और 50%? बिल्कुल सही अंजलि जी, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप गलत आंसर करेंगे तो आप उसको सुधार सकते हैं, एग्ज़ाम में ही इसका असली असर होगा। बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करिए और पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। आप गलती करेंगे ना तो आपको और याद रहेगा कि अरे ये वाला मैंने गलत किया, तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही आप नहीं करेंगे गलती। इसका राइट आंसर जो है वो है डी, 50%। डी किसी ने भी नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं कि 50% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही होता है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां जो चलती हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सबसे बड़ा स्रोत है वो, जहाँ से वो सोर्स के थ्रू आता है हवा में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोरोना के टाइम पर गाड़ियाँ ऑड इवन कर दी गई थी, तो दिल्ली का आपको हमेशा दिखाता है न्यूज़ में, यही टाइम होता है, नवंबर दिसंबर का टाइम ही होता है, जनवरी का टाइम ही होता है, जब क्या होता है कि फॉग और जो स्मॉग जो आप देखते हैं कंडीशन हो जाती है, और उसमें क्या होता है पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हवा में भारीपन होता है, कोहरा रहता है, हवा के साथ जो पोल्यूशन उड़ जाता है हवा में एक हल्कापन लेकर के, वो नहीं हो पाता है। जो भारीपन के कारण वो हमारे सांस में ही घुलने लगता है, ऊपर नहीं चला जाता है, जिसके कारण जैसे गर्म हवा होती है तो वो ऊपर आसानी से हल्की हवा होकर चली जाती है। लेकिन ठंडियों में आप देखेंगे कि कोहरा लगा हुआ होता है, और जब गाड़ियाँ चलती हैं धुआं निकलता है, धूल निकलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पराली जलाते हैं लोग, तो वो टोटल इम्पैक्ट क्या हो जाता है, फॉग और
जो आपका स्मोक रहता है, मतलब धुआं रहता है, वो मिल करके क्या बन जाता है, स्मॉग बन जाता है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। खासकर जो बूढ़े होते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, और छोटे बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि छोटे बच्चों के क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और उस टाइम पे अगर इतना उन पे खतरा मंडराएगा तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, कई तरह की बीमारियों के वो शिकार होंगे। और जो बूढ़े होते हैं, उनके सब शरीर के जो अंग होते हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल है। और जो अस्थमा पेशेंट हैं वो सांस से ही लेंगे, और इतनी ख़राब हवा जब लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, सांस लेने में और तकलीफ होने लगेगी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि फॉग और स्मोक मिलकर के स्मॉग बन जाता है। ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है लास्ट टाइम। और अब जो है हम देखेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका योगदान 50% होता है हमारे जितना भी पॉल्यूटेंट है उसमें। उसमें आधा पॉल्यूटेंट जो है वो यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है गाड़ियाँ हैं। इसलिए कभी कभी देखिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी कई सारी चीज़ें मतलब मुहिम जैसा चलता है, उसमें चेक किया जाता है कि कौन कौन सी गाड़ियों में धुआं निकल रहा है, कौन कौन सी गाड़ी जो है उसकी अब एज ख़त्म हो चुकी है, कि भाई 15 साल की वो उसकी एज थी, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद भी लोग उसको चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, और ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो ही जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह ये जो एयर में पॉल्यूटेंट हैं ये आ जाते हैं, जिसके कारण लोगों को क्या होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया था? व्हेन वॉज टाइगर डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? देश आज़ाद होते साथ ही ऐसा नहीं हुआ था कि सब कुछ डिक्लेरेशन हो चुका था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया था ये आपको बताना है। 1970, 1972, 1980, 1985। फटाफट आंसर करिए। और आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग बी में ही आंसर आ रहे हैं, सिक्स्थ के, और बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और कितना अच्छा मुझे लगता है, इतना सुकून मिलता है ना जब राइट आंसर आते हैं, तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, तैयारी चल रही है लगता है। क्योंकि आपको मेरे पढ़ाने के अलावा भी आप तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वो भी आप रीडिंग जहाँ से भी कर रहे हैं, बुक के थ्रू कर रहे हैं, अदर चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, बहुत ज़रूरी है। तो सभी ने सही आंसर किया है, दैट्स नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, 1972 इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? मैंने कल आप लोग को बताया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ग्लैंड, जेनेवा, नैरोबी, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने ऐड कर लिया है इसको। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, ग्लैंड। ग्लैंड जो है स्विट्ज़रलैंड में है, और ये हमारे जो भारत में ये क्या कर रही है, कई सारे जॉइंट वेंचर में है, मतलब सहयोग दे रही है। ठीक है, तो सहयोग दे रही है, कई सारे जो मैंने परियोजनाएं आप लोगों को बताई थी, उन परियोजनाओं में ये मददगार है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, ग्लैंड नामक जगह। वहाँ से क्या होता है कि जो हमारे इंडिया में जिस भी तरह के पशुओं पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, तो उनको वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फंड के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था, डॉक्टर्स देते हैं, वो अवेलेबल कराते हैं,
तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं ताकि जो हमारे कई सारे जो लुप्त हो रहे हैं प्राणी उनको बचाया जा सके। बेसिकली इसी पे काम किया जा रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन इसमें एक वर्ड आप सुन रहे हैं। कंजर्वेशन मतलब उस चीज़ को बचा करके रखना, संरक्षित करना। तो बेसिकली इसका काम जो है पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है ग्लैंड, इसका हेडक्वार्टर है और ये स्विट्ज़रलैंड में है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशियाटिक शेर का निवास कहाँ है? वेयर इज द रेसिडेंस ऑफ द एशियाटिक लायन? गिर फॉरेस्ट, कान्हा, कॉर्बेट पार्क और दुधवा। बहुत इजी है, कई बार इसको मैंने पढ़ा भी दिया आप लोगों को। सब आंसर सही करेंगे उम्मीद करती हूँ। एट्थ का आंसर फटाफट करिए। और अंजलि जी का तो आंसर आ गया, वेरी गुड। पूजा जी का भी आ गया। और ये मैंने कई बार अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू बताया हुआ है आप लोगों को कि जो गिर फॉरेस्ट है वहीं पर एशियाटिक लायन का है। और ये भी जो हमने सभी तरह के जो परियोजनाएं पढ़ी उसमें भी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया हुआ है ना। तो वहाँ पे जो उनका नेचुरल जो रहने का जगह होता है, नेचुरल हैबिटेट, या उनकी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जो बसाहट होती है ना, तो प्राकृतिक बसाहट वहीं पे है। और उनका बहुत अच्छे से वहाँ पे फॉरेस्ट जो है, गिर फॉरेस्ट, उसमें देख रेख हो रही है। ठीक है, तो ये भी नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एशियाटिक जो लायन है उनका निवास है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। और जिन्होंने भी गलती की है वो गलती को सुधार लेंगे और इसमें ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपघटित पदार्थ किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? डीकम्पोज्ड मटेरियल बिकम अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग इन एयर, फायर, वाटर एंड और सॉइल। वायु में, अग्नि में, जल में या मृदा में? मृदा मीन्स मिट्टी में। बहुत इजी है, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। रूपाली जी का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड। अंजलि जी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। संजू जी, ज्योति जी, ज्योतिराज जी, और सभी का आंसर डी आ रहा है एंड डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं फटाफट और लगभग सबके सही हैं, गलत तो किसी का नहीं आया अभी तक, वेरी गुड। तो इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ें अपघटित होती हैं, अब जैसे मैं बोलूँगी कि प्लास्टिक तो फेंक दिया मैंने, तो प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है, हजारों सालों तक वो वैसे ही रहता है। लेकिन जैसे हम जो भी चीज़ खाने की चीज़ होती है, जैसे सब्जियां हमने काटी तो उसके छिलके हुए वो हमने फेंक दिया मिट्टी में, तो एक बार मिट्टी में वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो मिट्टी में मिट्टी ही बन जाता है, पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो पुनः चक्रण के लिए वो फिर से हमें मिल जाता है, रिसाइकलिंग उसकी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे तौर पे हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो ड्राई लीव्स होते हैं, सूखी पत्तियाँ जो होती हैं, जब वो गिर जाती हैं पेड़ों से तो नीचे ज़मीन पर गिरती हैं और ज़मीन पर ही वहीं पे धूप लगता है, बारिश होती है, वो सड़ जाती है मिट्टी में ही। तो उसने क्या किया था, भोजन बनाया था, तो काफ़ी मात्रा में भोजन का संग्रह भी वहाँ पे रहता है। तो वो सारी जो चीज़ें रहती हैं, न्यूट्रिशन जो रहते हैं, वो सूखी पत्तियों में मतलब जो जब झड़ते हैं पीली पत्तियों में भी रहते हैं। वो सारा न्यूट्रिशन लेके जब मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में वो मिलते अपघटित होते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा, तो मिट्टी को क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सूखी पत्तियों से भी क्या करते हैं लोग, कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि मिट्टी में हम क्या करते हैं, कुछ महीनों, 2-3 महीनों तक सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो है कंपोस्ट तैयार करने के लिए हम रख देते हैं और मिट्टी उसके साथ थोड़ा थोड़ा रखते जाते हैं, जिससे वो 1-2-3 महीने के अंदर ही खाद में बदल जाती है। और उसको जब पौधों में डाला जाता है तो पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद के रूप में काम आती है।
तो ये होता है डिकम्पोजिशन, और वो किसके थ्रू होता है? बैक्टीरियाज के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ? क्लास 7th में ये क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, टैगा वन, टुंड्रा वन या अमेजन वर्षावन। ठीक है, ये 4 आपको हैं ऑप्शन, इनमें से एक जो है वो प्लेनेट अर्थ का लंग्स कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमेजिंग लगता है मुझे ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगा। एनसीईआरटी की बुक में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं उनको मालूम होगा। अंजलि जी का आंसर आ भी गया, रूपाली जी का भी आंसर आ गया। मोस्ट ऑफ द आंसर इज डी, ज़्यादातर आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं, एंड डी इज़ द राइट आंसर। अमेज़न के जो जंगल हैं वही वर्षावन जो वहाँ के हैं अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, वही जो है वो हमारे प्लेनेट अर्थ के लंग्स कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा वन है वो, है ना, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की संख्या भी वहीं है। जिस तरह से हमारा लंग्स है, हमारी बॉडी में सांस लेने का काम करता है, उसी तरह से पृथ्वी में जो सांस लेने का हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो इन्हीं वनों के द्वारा चल रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। दिशात्मक कौशल, डायरेक्शनल स्किल, चित्रण कौशल, इलस्ट्रेशन स्किल्स, स्थितीय कौशल, पोजिशनल स्किल, ग्राफिक कौशल, ग्राफिकल स्किल्स। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या है? स्थान की दूरियां, दिशाएं, दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्थानों की दूरियां और दिशाएं, दोनों चीजें इसमें कही गई हैं। पोजीशन और प्लेस का डिस्टेंस, ठीक है। इसमें थोड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं, ए भी है, डी भी है, सी भी है, और सी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ये तो अब शो हो गया स्क्रीन पे आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि सिर्फ दिशाओं के बारे में इसमें नहीं बताया जाता। जब आप स्थानों की दूरियां और दिशाओं दोनों की सापेक्ष स्थिति को जब समझते हैं तो उसमें आपका स्थिति पता चलता है कि आप किस जगह पे हैं, पोजीशन आपकी क्या है, कि वहां से दूरी कितनी है और किस दिशा पे आप हैं। ये दोनों चीजें बताई जा रही हैं इसमें। तो वो आपका क्या होगा? पोजीशन आपकी क्या है। इसलिए इसमें पोजिशनल स्किल होगा। सिर्फ डायरेक्शनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिस्टेंस की भी बात की गई है। सिर्फ इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, डिस्टेंस की भी बात की गई है। तो डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है, दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये होगा आपका पोजिशनल स्किल, स्थितीय कौशल, आप किस जगह पर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को बाहर विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्य चर्चा से बाहर चले जाना। बहुत इजी है, करवाया हुआ है, थोड़े से शब्द बदल गए हैं, बस यही अंतर है। इसी तरह से पेडागोजी में घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आपको
बार बार दिया जाएगा। ज्योति जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। रोहित जी का भी आंसर आ गया और बी आंसर आ रहा है लगभग लोगों का, और बी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। कि वैश्विक जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हमको पाठ्य पुस्तक से जोड़ना है ना। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, तो उन्हें क्या करते हैं, बाहरी और जो पुस्तकीय ज्ञान है उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक सामंजस्य रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं और उनको समझाते हैं। कहानी के माध्यम से उनको बताते हैं, उनको कभी बाहर ले जाते हैं घुमाने, और फिर लिंक कर देते हैं पाठ्य पुस्तक में जो दिया है उसको दिखा करके। तो ये होता है कि ईवीएस, ये क्वेश्चन जो है ईवीएस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके अदर जो पेडागोजी है हिंदी की या इंग्लिश की, उसमें से भी जुड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन कॉन्टेक्ट। इट्स एम इज टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड सेंसिटिव। क्या चैप्टर है, सपेरों के बारे में है। ठीक है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। सी कि सपेरे सांपों को नुकसान ना पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और फोर्थ है पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। क्या बताना चाहते हैं? ज्योति जी, ग्राफिकल जो स्किल है वो आपको मैप का जो मैं चैप्टर समझाऊंगी उसमें डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, वो आपको ग्राफिकल स्किल जो है वो बता दिया जाएगा उस दिन। डोंट वरी, मंडे की क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। तो ऑलमोस्ट सबने सी आंसर ही किया है, सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि बच्चों को हमें यही सिखाना है कि वो किसी भी जानवर को, सिर्फ सांप ही क्यों, किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर इस क्वेश्चन में सपेरों की जगह हम मदारियों की बात करते, मदारी जो बंदरों को नचाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सपेरे एग्जाम्पल ना लेके हम मदारियों का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भी ये बात सेम रहती कि बंदरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्योंकि जब उसको ट्रीट किया जाता है, बंदरों को लाया जाता है, तो उनको क्या करते हैं, कई बार वो तकलीफ पहुंचाते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताना चाहेगा कि सपेरे जो हैं सांपों को नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले सही विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता। अगर वो अपनी आजीविका उस सांप के थ्रू बंद कर रहे हैं, मतलब अब वो सपेरे वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई सही विकल्प चुने, उस सांप को ऐसी जगह छोड़े जहां वो अच्छे से जीवित रह सके, उसे मारे नहीं या नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह से जो सी है वो राइट आंसर है। ऑलमोस्ट सबने सी ही आंसर किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। वुमेन आर वीकर देन मैन। यह एक क्या है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है? मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, ऑर्थोडॉक्स अजम्पशन है या सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है? तो इसमें ए और सी में कंफ्यूजन आ रहा है। और सी में ज़्यादा वोट आ रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर, की रूढ़िबद्ध धारणा, ऑर्थोडॉक्स अजम्पशन। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए, साइंटिफिक फैक्ट तो ये है नहीं, सीधी सीधी बात है ना। क्योंकि साइंस कभी भी ये नहीं कहता है
ये तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में, कि साइंस कभी नहीं कहता है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि ज़्यादा मजबूत हैं। क्योंकि महिलाओं का जो सेंस होता है वो ज़्यादा होता है हर चीज़ में, वो एक साथ ज़्यादा काम कर सकती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं। लेकिन पुरुष नहीं कर सकते हैं, उनको एक साथ ज़्यादा काम दे दिया जाए तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग अपने घरों में ही देखते होंगे कि जो महिलाएं हैं घर की, वो घर के बाहर भी काम कर रही हैं तो घर के काम भी पूरा कर ले रही हैं, और घर में भी एक साथ दो दो तीन तीन काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं के अंदर है, और कमज़ोर है इस चीज़ को तो कभी भी साइंटिफिक नहीं कहा गया है। अंधविश्वास उन चीज़ों के लिए होता है जो तंत्र मंत्र जादू टोने उस टाइप की चीज़ों पे होता है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और मिथ जो होते हैं वो कहानियाँ होती हैं, मिथक जो बोलते हैं, पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं, कहावत चले आ रहे हैं वो। लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो होता है ना, रूढ़िबद्ध, वो लोग क्या है अपनी धारणा बनाते हैं, वो अपना सोच उनका वैसा होता है, वो खुद ही ने उन लेडीज़ को क्या किया है, बनाया है वैसा। और उस चीज़ पे वो क्या करते हैं, अपने आप ही एक अजम्पशन लगा लेते हैं, मतलब एक उनकी अपनी थिंकिंग हो जाती है कि भाई लेडीज़ है ना तो ये काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, धारणा इसको कहा जाता है। मतलब हम पहले से देख के ही अजम्पशन कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है। ऑर्थोडॉक्स किसको कहा जाता है, कि कोई व्यक्ति आपके सामने आया है तो आप पहले से देख के अंदाज लगा लेंगे कि ये व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, या यह व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो ये आपका क्या हुआ, अजम्पशन हुआ। मतलब आपकी एक धारणा बन गई कि एक बूढ़ा व्यक्ति है तो वो दौड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बूढ़ा व्यक्ति न दौड़ पाए ऐसा नहीं है, कई बूढ़े व्यक्ति जवानों से भी अच्छा दौड़ते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, हमारी सोच है, अजम्पशन है। तो रूढ़िबद्ध जो धारणा होती है इसको कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए जो सोच लोगों के मन में बनी है ये ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, रूढ़िबद्ध सोच है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ज़्यादा जोश आ जाता है जब महिलाओं पे कोई बात आती है ना, तो जोश ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें कोई कमज़ोर कहे ये हम नहीं सह सकते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए अंजलि जी को हंसी भी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं का ऑप्शन आ रहा है। ज्योति जी का आंसर डी, प्रियंका जी का डी, वेरी गुड। संजू जी का डी, प्रतीक्षा जी का डी, ऑलमोस्ट सभी का डी ही आंसर आ रहा है, एंड डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इसमें कोई डाउट भी नहीं है ना, क्योंकि प्रयोग इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, वयोवृद्ध लोगों से हमको पूछना है, मतलब हम एक अभिव्यक्ति उनसे ले सकते हैं, प्रश्न तो हम पूछ ही रहे हैं, और एक चर्चा का विषय ये हो सकता है कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पौधे हुआ करते थे, हम तो इस तरह के फल खाते थे। और सचमुच जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप बात करिएगा तो वो ऐसे ऐसे फलों के नाम बताएंगे जो आजकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, और वो बताएंगे कि पेड़ों में इतने सारे फल लगते थे कि वो उतने फल खा भी नहीं पाते थे। अब तो उतने फल भी नहीं लगते पेड़ों पे, क्योंकि पेड़ ही नहीं है लोगों के पास, और जो हैं उसमें भी फल लगना कम हो गया है, क्योंकि मिट्टी की कंडीशन भी ख़राब है, एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा नहीं है। तो हवा पानी सब खराब होने के कारण जो पहले जैसा टेस्ट है, वो ये भी बताएंगे आपको कि जो पहले के जैसा टेस्ट है खाने पीने की चीज़ों में, वो भी अब नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी का आंसर सही था, वेरी गुड। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? छोटे बच्चों के साथ देखिए ये आकलन हो रहा है ना, इसको आपको ध्यान देना है।
इसमें क्या करना है, उनको देख के अपने नोटबुक में नाम लिखना है, सिर्फ इतना काम है। ज्योति जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर जल्दी जल्दी करिए। मोस्टली आंसर ए में आ रहे हैं। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, उनको क्या करना है, देखना है और रिकॉर्ड अपने पास रखना है ना, कि किस जानवर को उन्होंने देखा है और उसका नाम लिखना है। कोई वर्गीकरण की बात नहीं की गई है, क्लासिफिकेशन के लिए मैडम ने कहा नहीं है, कोई भी प्रयोग के लिए नहीं कहा है, कोई न्याय की बात नहीं की गई है इसमें। सीधा सीधा इसमें क्या करना है, बच्चों को देखना है मतलब अवलोकन करना है, और नोटबुक में उनके नाम लिखने हैं मतलब रिकॉर्ड करके रखना है, सिर्फ इतना काम दिया गया है। तो किस प्रक्रम कौशल का आकलन इसमें किया गया है, एक तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है और इसका रिकॉर्ड बना के रखा है, देखा है और लिखा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट किसी को भी लग तो नहीं रहा है कि है, ए इज द राइट आंसर, और लगभग सभी लोगों का आंसर जो है वो सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक है, द फैक्टर इफेक्टिंग द शेल्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। जगह की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्लेस, जगह की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उपलब्ध वस्तुएं, अवेलेबल गुड्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शेल्टर वाले चैप्टर में, शुरुआत ही इसी से की थी। बड़े जल्दी आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और जब जल्दी आंसर आते हैं और सबके एक जैसे आंसर होते हैं तो आंसर राइट ही होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए, जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु और वहाँ उपलब्ध वस्तुएं, है ना, ये सभी जो है आश्रय को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अलग अलग मैंने आप लोगों को बताया था कि शेल्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं, और वो शेल्टर भी किस तरह से बनते हैं कि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसी है। जैसे बहुत बारिश हो रही है तो वो बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करेंगे, तो वो क्या करते हैं, घरों को हाइट को बढ़ाने के लिए बैम्बूस का यूज़ करते हैं। और वहाँ की जलवायु इस तरह है कि वो उसमें आराम से रह भी सकते हैं, और वस्तुएं भी उनको बैम्बूस आराम से मिल जा रही हैं उस जगह पे। तो आंध्रा का एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि वहाँ पे क्या करते थे, बैम्बूस से घरों को ऊंचा कर दिया जाता था, और नीचे जो है बिल्कुल प्लेन जगह रहती थी और घरों को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि जलवायु इस तरह की है कि बहुत बाढ़ वगैरह आती है, तो उससे बचने के लिए। उस तरह से आप लद्दाख साइड जाएंगे तो वहाँ स्टोन की बनी हुई होती है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ पे उपलब्ध वस्तुएं, ये तीनों चीज़ें ही मैटर करती हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विसर्पी लता का उदाहरण नहीं है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। ये भी मैंने आप लोगों को प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। पुदीना, मिंट, तरबूज मतलब वाटरमेलन, खीरा, कुकुम्बर, मटर मतलब पीस। ये तो बहुत इजी है, आप लोग देखते हैं अपने घरों के आसपास, तो इसका आंसर भी जल्दी आना चाहिए और सही आना चाहिए। एटीन का आंसर आना शुरू हो गया, ए, ज्योति जी का डी, बाकी सबका ए आ रहा है आंसर, ठीक है। मोस्टली सबके आंसर ए आ रहे हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें, है ना, क्योंकि मिंट जो है बहुत छोटा पौधा होता है और क्रीपर जैसा नहीं होता है, और इसको हर्ब में गिना जाता है। मिंट और तुलसी मैंने आप लोगों को बताया था, ये हर्ब प्लांट्स में आ जाते हैं। प्लांट्स के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, ये हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, और उसमें और भी जो बंटवारा किया जाता है उसमें क्रीपर और क्लाइंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया था प्लांट्स को। तो ये आप समझते हैं कि जो मिंट है
वो कभी भी लताओं में नहीं होता है ना। वाटरमेलन आप देखेंगे कि वो नीचे नीचे फैलता है, उसमें तरबूज लगते हैं, कुकुम्बर भी वैसे ही होता है, खीरा मटर भी उसी तरह से फैलते हैं। तो मिंट जो है वो बेलों में नहीं होते हैं, बेसिकली बेल जो आप कहते हैं बेलों में फैलते हैं वो नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको फील हो रहा है कि आपके लिए ये क्लासेस फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरायुज का उदाहरण है। जरायुज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनुष्य, कुत्ता, गाय, उपयुक्त में से सभी। मैन, डॉग, काउ, ऑल ऑफ अबव। रोहित जी का आंसर आ गया, प्रतीक्षा जी का भी आ गया, सभी ने डी आंसर किया है, तो राइट आंसर डी होना ही है। तो बिल्कुल सही है, जरायुज जो है जरायुज जो है वो ये सभी हैं। एक होते हैं अंडायुज और एक होते हैं जरायुज, ठीक है ना। जो अंडे से पैदा हो रहे हैं वो अंडायुज हो जाएंगे, और जो अंडे से पैदा नहीं हो रहे हैं वो जरायुज कहलाएंगे। तो मनुष्य, कुत्ता और गाय ये सभी द राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिका द्वारा प्रजनन का कार्य करते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्क बाय बर्ड। गुलाब, आलू, गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। रोज, पोटैटो, हिबिस्कस, नॉन ऑफ अबव। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे, बी, सी, ए सभी तरह के आ रहे हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, आलू। आलू आपने देखा होगा कि जब आप आलू लेकर के आते हैं दुकान से और कुछ लंबे समय तक उसको यूज़ नहीं करते, रख देते हैं, तो उसमें से कुछ निकलने लगता है, छोटा छोटा सा पौधे जैसा, वही इसकी कलिकाएं होती हैं, बर्ड होते हैं। और उन्हीं को जो आलू लगाते हैं अपने घरों में, उगाते हैं, जो खेतीहर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं और काट काट के उसी को क्या करते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं। तो उन्हीं को कहा जाता है कलिका या बर्ड। ठीक है, तो आलू में जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि देखिए आलू जो है उसमें कोई बीज तो होता नहीं है, तो कि बीज के थ्रू वो हो जाएगा। आलू की डाल को आप काट के तो लगा नहीं सकते, वो भी नहीं लगेगा। तो आखिर ये पौधा जो है अपनी और प्रजातियों को आगे कैसे बढ़ाएगा। तो ये जो आलू आप देखेंगे, अभी भी आप अगर आपके घर में देखेंगे तो इस समय भी आपको दिखेगा कि आलू में छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, जो पुराने हो जाते हैं, कुछ दिन आलू हम यूज़ ना करें तो वो जो उसमें बोलते हैं हम आलू के मुंह निकल आए हैं, ऐसे कहते हैं। तो वही जो मुंह निकल आए रहते हैं वही है इनकी बर्ड या कलिका। उन्हीं को काट करके मिट्टी में लगाया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उसमें आलू लगाते, ऊपर पौधा होता है और ज़मीन के अंदर आलू लगते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाउट था, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। टोटल नंबर अपने सेंड करिए कि भाई आपको 20 में कितने नंबर मिले। और मंडे की क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सबको अटेंड ज़रूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बता रही हूँ बार बार, दोबारा दोबारा से फिर नहीं बताऊँगी। और छुट्टी नहीं कर लेनी है आप किसी को, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। हाँ हाँ,
आलू जो है वो तना होता है पौधे का, वहां पे खाना स्टोर हो जाता है। वो स्टेम में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास जो है यहीं तक थी, और अपने नंबर सभी भेज रहे हैं 16, 15, 15 के 15, 16 मार्क्स तक आ रहे हैं, तो अच्छे नंबर हैं ये, है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें किए हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन एवरीडे मैं रिपीटेड रखती हूँ, इसलिए देखती हूँ कि कितनों को याद रह रहा है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहिए, छुट्टियाँ मत लीजिए, और पिछली क्लासेस जो मिस कर चुके हैं उनको जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।